हेलो बच्चों, चलिए हमारी दूसरी वीडियो में आप सभी का वेलकम। अभी तक पहली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानी थी, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आप सभी को पता चल ही गया है। उसके अलावा और भी, जैसे आयोटा, एक नया शब्द आपको सीखने को मिला। बाकी सब कुछ पुरानी नॉलेज थी, कुछ नई नॉलेज थी। अब आज जो हमारा टॉपिक चलेगा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। प्रेजेंट सबसे पहले हमने जो कॉन्जुगेट पढ़ा था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हो, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मान लो कॉन्जुगेट हम समझ भी गए, तो पोलर फॉर्म में फिर और भी आगे बढ़ेंगे। इससे पहले पिछले जो चैप्टर में या पिछले वीडियो में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें देखी। एज एन डिवीज़न हमने पिछले में नहीं देखा था, वो हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। ये सब हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। इन सब में बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो भी आप सभी को जानना है। आई थिंक कि ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है। और वो प्रॉपर्टीज़ के नाम भी, सबसे पहले जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। स्टार बिलोंग्स टू एनी ऑपरेशन का मतलब हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। कम्यूटेटिव लो यहाँ पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में लगती है या नहीं लगती है, ये थोड़ा सा अपन देखें। जैसे अगर मैं कोई एक z कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, z1 a प्लस आयोटा b, और z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ c प्लस आयोटा d। अगर मैं z1 प्लस z2 करूँ तो मेरा आंसर आएगा a प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा। और वहीं अगर मैं z2 प्लस z1 करूँ तो भी मेरा आंसर a प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा ये आएगा। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसका मतलब एडिशन बेसिस पे कम्यूटेटिव लो लगता है। सब्ट्रैक्शन पे लगता है या नहीं लगता है, कि भाई सब्ट्रैक्शन पे भी लगेगा, मल्टीप्लिकेशन पे भी लगेगा। कम्यूटेटिव लो अब किस तरह से लगेगा एक बार आप ट्राई करें। नहीं अगर बनता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि अपन अगली वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस कर सकें। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ सेकंड लो, जो कि हमारा होता है एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, इसमें कौन कौन सा लगेगा, ये एक बार आप खुद से करके देखें। आज की वीडियो के लिए होमवर्क मैंने शुरुआत में ही दे दिया है, आगे और भी हम देखेंगे जब तक अपन अपना अगला टॉपिक चालू करते हैं, विच इज़ कॉन्जुगेट। वापस से हम कॉन्जुगेट से चालू करेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट के बारे में पिछले उसमें हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले तो कॉन्जुगेट के बारे में हमने एक बात देखी थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो एज एन साइन चेंज करके a माइनस आयोटा b बन जाए।
ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। अब इसकी कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट और जो भी प्रॉपर्टी अपन कहें, जैसे इसकी पहली प्रॉपर्टी, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट देखेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा, अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर देता हूँ तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्योरली रियल आएगा। जैसे a प्लस आयोटा बी में अगर मैंने a माइनस आयोटा बी को ऐड किया, आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल, दैट इज 2a विच इज रियल। वहीं पे अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दैट इज प्योरली इमेजिनरी। कैसे इमेजिनरी आया, सेम लगा के देखते हैं। a प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2b आयोटा आएगा विच इज इमेजिनरी। फिर उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी पे अगर मैं बात करूँ, आई थिंक इतनी प्रॉपर्टी आपकी 3 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, इसको मैं रफ कर दूँ। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो अगली प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी, विच इज अगर z1 प्लस z2 यानी कि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उनका कॉन्जुगेटिव अगर मैं करता हूँ तो इसका मतलब z1 का कॉन्जुगेटिव प्लस z2 का कॉन्जुगेटिव होगा। सिमिलरली हम इसके सब्ट्रैक्शन के लिए भी कह सकते हैं और सिमिलरली हम इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कह सकते हैं। ना क्लियर? डिवीज़न के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि z1 अपॉन z2 का अगर कॉमन कॉन्जुगेटिव हम निकालते हैं तो z1 कॉन्जुगेटिव अपॉन z2 कॉन्जुगेटिव होगा। डिवीज़न अभी तक हमने किया नहीं है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन डिवीज़न के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन अभी अपन डिवीज़न के ऊपर देखेंगे, इससे पहले अपन प्रॉपर्टीज़ क्लियर करते हैं, क्योंकि डिवीज़न के लिए कॉन्जुगेट की ज़रूरत होगी। कैसे होगी अभी अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास में एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है और उसकी कोई पावर मैंने लगा दी n इज समथिंग, तो मेरा जो फाइनल इसका आंसर है मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। गॉट दैट? चलिए, बहुत बढ़िया। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी कॉन्जुगेट की जो क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है और जानना ज़रूरी भी है। अब मैं डिवीज़न की बात कर रहा था, तो डिवीज़न के लिए सपोज़ करो मेरे पास में कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 3 आयोटा और इसी को मेरे को डिवाइड करना है 5 माइनस 2 आयोटा से। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे को डिवाइड करना है। नॉर्मल डिवीज़न होता तो अपन कर भी लेते, लेकिन यहाँ पर इसका डिवीज़न कैसे होगा, बिल्कुल जो आपके दिमाग में आ रहा है बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीज़न करने के लिए ये वाला डिवीज़न यहाँ पर यूज़ अपन नहीं करेंगे। यहाँ पर अपन डिवीज़न जो यूज़ करेंगे वो होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हम रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पर वैसा करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम उसके जो कॉन्जुगेट है दैट इज 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5 प्लस 2 आयोटा दैट आर कॉन्जुगेट्स ऑफ दिस, यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करने पर
हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा थोड़ा करके देखते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर की तरफ हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मैं इधर डायरेक्ट कर देता हूँ। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 एंड 4 2 ज़ा 8, 23 आयोटा प्लस 2 ज़ा 6 माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करता हूँ तो 20 में से 6 माइनस किया 14 प्लस 23 आयोटा 23 आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना। 4 5 20 4 8 15 3 अपॉन 5 स्क्वायर मतलब 25, और इसका अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो -4 आयोटा स्क्वायर को अगर यहीं से मैं माइनस कर देता तो -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर मेरा आ जाएगा 14 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। इसको इस तरह से लिखो, और इसको मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा लिख देता हूँ। 14/29 प्लस 23/29 आयोटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे अपन अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब थोड़े से इम्पोर्टेंट कहूँ या मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँ, या फिर क्योंकि ऐसे टॉपिक सब आएंगे तो टॉपिक का मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ, जो है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पोलर फॉर्म के बारे में जानते हैं। क्या होती है पोलर फॉर्म? अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा के रेस्पेक्ट में, दैट इज उसके मैग्नीट्यूड और उसके थीटा का मतलब उसके एंगल के रेस्पेक्ट में डिनोट करते हैं, दैट इज पोलर फॉर्म। मॉड्यूलस के बारे में अब थोड़ा सा बात कर। चलिए अपना टॉपिक चालू करता हूं मैं। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा अगला टॉपिक है। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि अगर मैं बात करता हूं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसका जो मॉड्यूलस होगा वो डिनोट होता है इससे। हमारे को पता है मोड को अपन डिनोट करने का एक ही तरीका होता है, z के अगल बगल में दो डंडे खींच दो। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वो समझते हैं। कल हमने एक ग्राफ देखा था, वही जो भी अब देखेंगे। अगर इस ग्राफ को अपन देखते हैं, ये वैल्यू है जैसा कि अपन जानते हैं कि r होती है, ये वाली वैल्यू a होगी क्योंकि ये रियल पार्ट है, और ये वाली वैल्यू b होगी क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं पूछूं या फिर आप बताओ कि यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी, सवाल उठता है कि मैं r की वैल्यू क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो z का मोड है यानी कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो r होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय r ऑल्सो। अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि बड़ी आसान है, बचपन से हम एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं विच इज़ नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अगर r की वैल्यू निकालते हैं तो विच इज़ √a² प्लस b², और यही होता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मोड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड निकालने का बेसिक तरीका होता है √a² प्लस b²। उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक बनता है
वो बनता है आर्ग्यूमेंट। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक हमारे को मैग्नीट्यूड बताता है और एक बताता है एंगल। अगर मैं इसी ग्राफ में यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देता हूँ थीटा, और इस थीटा की वैल्यू तुम्हारे को फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक तरीका लगाएंगे विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन क्लास 10th, टेन थीटा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे अगर मैं इनको देखूं ग्राफ में, तो वो मेरा b अपॉन ए के बराबर आ रहा है। आप देख लें, समझ लें, और उसके बाद में क्लियर करें। अगर क्लियर होता है तो मैं टेन थीटा को b अपॉन ए लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो विच इज़ टेन इनवर्स b बाय ए। ये टेन इनवर्स जो है पहली बार ख्याल में आया है। टेन इनवर्स हालांकि इस साल भी नहीं है, लेकिन थीटा को लिखने के लिए जब भी हम टेन को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बदल जाता है जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है। कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाने पे चेंज होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लॉगरिथमिक फंक्शन बदल जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एलजेब्रिक फंक्शन बदल जाता है एलजेब्रिक में। इसमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ साइन चेंज होता है। और इनका वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं। अभी अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात ना करते हुए मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन थोड़ी देर में देखेंगे। अब मैं इन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेम ग्राफ में एक बार और बनाता हूँ। ये ग्राफ मैंने बनाया। अब इस ग्राफ में वैल्यूज़ को वापस से पुट करते हैं। ये मैंने मान लिया आर, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए कोमा बी, और ये मैंने चलो एक फोर यहाँ पे परपेंडिकुलर भी डाल दिया, विच इज़ वैल्यू अपन कह सकते हैं वो बी। अगर ये मेरा थीटा है तो ये वैल्यू मेरी क्या होगी, एक्सेप्ट ए तो ये है ही सही, ए के अलावा ये वैल्यू क्या होगी। अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाए तो मेरे पास में क्या क्या वैल्यूज़ मौजूद है इसके बेसिस, इस रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू मौजूद है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ पी बी। अगर मैं यहाँ से देखूं ओ बी इज बेस, और उसके अलावा यहाँ पर मैंने इस बेसिस पे देखा है तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। दैट इज़ अगर मैं ए के बेसिस पे देख रहा हूँ तो बी इग्नोर मार के सेकंड वैल्यू लेऊंगा मैं ओ पी विच इज़ हाइपोटेनस। अगर बेस और हाइपोटेनस की मैं बात करूँ तो ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है कि कोस थीटा में। कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ ए अपॉन आर। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ तो आर कोस थीटा, यानी कि अगर मैं ओ बी की वैल्यू एक और निकालूँ तो वो होगी मेरी आर कोस थीटा। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए कोई वैल्यू निकालता हूँ तो उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस शामिल है, इसका मतलब मैं वो लिख दूंगा आर साइन थीटा। मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो आर साइन थीटा है। क्लियर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े। अब ये ए और बी की वैल्यू निकालने से फ़ायदा क्या हुआ
वो थोड़ा समझेंगे। यहाँ से मेरी ए की वैल्यू आई आर कॉस थीटा, बी की वैल्यू आई आर साइन थीटा। अगर मैं वही कंपैरिजन करते हैं, पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म का मतलब हो गया z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। क्लियर? z इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है मेरी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दैट इज माय पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर टीचर्स एग्ज़ाम में पूछते हैं तो वो पोलर फॉर्म से ही पूछते हैं, कि एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया और पूछ लिया गया कि इसको पोलर फॉर्म में लिखो। कैसे लिखना है एग्जाम्पल के थ्रू तो हम देखेंगे, और मेरे ख्याल से इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहीं से ही वही अपना जो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालने की कोशिश करूं और देखूं कि क्या वो सही निकलते हैं या नहीं निकलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलर फॉर्म, ट्राई करते हैं। मॉड्यूलस के लिए क्या कंडीशन दी? मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट आर कोस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, दैट इज आर वैल्यू। मॉड्यूलस की वैल्यू आर आई है और यही अपन ने माना भी था कि आर ही हमारा मॉड्यूलस होता है, और हमने इस चीज़ को ट्रूली प्रूव भी कर दिया। वहीं मैं अब आर्ग्यूमेंट की बात करता हूँ, तो आर्ग्यूमेंट के लिए हमने कहा था टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए विच इज आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और ये तो बहुत अच्छे से हमने 10th क्लास में पढ़ा है। इसका मतलब मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पोलर फॉर्म के थ्रू भी हमने प्रूव कर दिया। अब एक ऐसी चीज जो यूलर्स फॉर्मूला कहा जाता है, हालांकि ये 11th में उतना छोड़ो डिटेल में बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपके कोर्स में एज एन फिल इन द ब्लैंक या मल्टीपल चॉइस कोई क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर्स फॉर्मूले के थ्रू किस तरह डिनोट किया जा सकता है, तो वो अकेला मैं बता देता हूँ कि z इज इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा आई थीटा। ये होता है यूलर्स फॉर्मूला। किसका यूलर्स फॉर्मूला? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्मूला कहो, यूलर्स फॉर्म कहो, एक ही चीज़ है। मेरे दिमाग में कभी फॉर्म बोलने आ जाता है, कभी फॉर्मूला, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़। ये थे कुछ बेसिक चीज़ें जो तुम्हारे को इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। अब कुछ और चीज़ें जो कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे को बता सकूँ, जो भी इस चैप्टर में है, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन अभी हम इतनी इम्पोर्टेंस उसको नहीं देंगे। सबसे पहले तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? अगर किसी भी इक्वेशन की रूट्स 1 हो, क्यूब रूट्स 1 हो, दैट इज एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तब हम
इन्हें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहेंगे। ऐसे क्या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 बैठता है तो हम इसको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहेंगे। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज निकालता हूँ एक्स की क्या क्या वैल्यूज इसमें आ सकती है, कितनी वैल्यूज आ सकती हैं यहाँ पर एक्स की? सब बोलेंगे 3। क्या तीनों रियल होगी, ये सवाल उठता है। तो वो हो सकता है कि सबके दिमाग में आ जाए कि ना, मतलब नहीं हो सकती, जरूरी नहीं हो जाए ये कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। देखते हैं। एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। देखिए पिछले में लिख दिया है तो बार बार इसको रिपीट नहीं करें। एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और दैट, अगर मैं इस एक्स क्यूब माइनस 1 में डिवाइड करता हूं एक्स माइनस 1 का, अब लोग डिवाइड कर लेना, इसका आंसर समथिंग एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बैठेगा, एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस एक्स, वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बैठेगा, ये कट जाएंगे आपस में, और ये नीचे आएगा तो एक्स माइनस 1 बैठेगा प्लस 1। इस तरह से ये एक्स माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से मेरे पास में ये डिवाइड बैठेगा। तो यानी अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से, यानी कि इस इक्वेशन में से x माइनस 1 कॉमन निकालता हूँ तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंदर बचेगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू, यानी कि x की एक वैल्यू तो मेरे पास में निकल गई 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास दूसरी वैल्यू भी निकल जाएगी। करते हैं। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 माइनस 4 minus 3, x is equals to minus b plus minus root d upon 2a, that is equals to, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस रूट 3 आयो प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, माइनस बी माइनस 1 लिख देते हैं यहाँ पे भी। और एक यानी कि इसकी भी x की 3 वैल्यूज निकली, पहली दूसरी और तीसरी। पहली वैल्यू तो 1 है, दूसरी वैल्यू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये कहलाते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने फाइंड कर लिए। यहाँ पर अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, दैट इज अगर मैं इसको तो मानता हूँ 1 एज इट इज़ आया है, ये जो वैल्यू है ये मेरी कहलाती है ओमेगा। याद रखने वाली बात है, आगे कभी काम आएगी अगर आप मैथ्स लेते हो तो। और ये जो वैल्यू है वो मेरी कहलाती है ओमेगा स्क्वायर। ये भी याद रखने वाली बात है, ये भी आगे काम आएगी। ये तीनों वैल्यूज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शो करती है, यानी कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 निकल रहा है, तो यहाँ पे मेरे इसके जो 3 रूट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तीनों का मल्टीप्लाई करने पे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 बैठता है। करके देख लेना। यहाँ पर मैं जो मेन चीज़ बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ, एक इक्वेशन बनती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो हमेशा 0 आएगा। अगर मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को पोलर फॉर्म में शो करूं तो क्या बैठेगा, पोलर फॉर्म ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।
क्या बैठना चाहिए, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं नाइन्थ के बेसिस पे। चलिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक चीज़ देखने को मिली है, क्या कोई इमेजिनरी पार्ट है या नहीं है? ये है, क्या है? एक तो है -1/2, अगर ध्यान से देखो यहाँ से, अगर मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ, पहले तो इसके लिए देखना, इसके लिए मेरे पास x की वैल्यू में सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी कि मेरी एक इकलौती वैल्यू 1/1 प्लस 0/1 आयोटा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। इसी चीज़ को अगर मैं पोलर फॉर्म में देखूँ तो देखो, पोलर फॉर्म में अगर मैं इस चीज़ को दिमाग में सॉल्व करता हूँ, ये नॉर्मली उस तरीके से हो जाएगा, वो r cos थीटा r sin थीटा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा दिमाग में सॉल्व करता हूँ इस चीज़ को, तो देखना कैसे होगी। यहाँ से अगर मैं आगे वाली वैल्यू में मेरे पास कोस होता है, पीछे वाली वैल्यू में मेरे पास आयोटा के साथ साइन होता है। कोस में 1 वैल्यू कब आती है कि 0 पे आती है, यानी कि कोस 0 प्लस आयोटा एज इट इज़, और 0 साइन में वैल्यू कब आती है कि 0 पे आती है, तो साइन 0। ये मेरा हो गया पहला पोलर, इसी दूसरा पोलर फॉर्म के लिए मेरे पास में दूसरी इक्वेशन बनी है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। -1/2 ये किस में होती है? ये होता है cos 2π/3, प्लस का या माइनस का? वैसे तो माइनस का, लेकिन चूंकि यहाँ अपन पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो अभी प्लस माइनस को थोड़ा दूर रखेंगे, ये यहाँ माइनस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे अपने को सिर्फ पोलर फॉर्म की बात करनी है। तो cos 2π/3 प्लस साइन में ये क्या हो गया, साइन में भी 2π/3, क्लियर है? फिर उसके बाद में तीसरी जो वैल्यू आई थी वो आई थी -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, और ये हो जाएगी मेरी cos 4π/3 प्लस साइन 4π/3, इनके आगे आयोटा भी लगा दे। ये पाई क्या होता है, 2π क्या होता है? पाई यहाँ पे अपन अभी के लिए मैं तुम्हारे को थोड़ा क्लियर कर दूँ कि पाई जो होगा वो 180 डिग्री, और ये पाई की डिटेल भी हम समझेंगे चैप्टर नंबर जो हमारा रेडियंस डिग्री मेजर, इस बेसिस पे चलेगा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको थोड़ा और क्लियरली समझेंगे। यहाँ पे 2π/3 का मतलब हो जाता है 2 × 180/3, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 120। सवाल उठाया आप लोगों ने, न केवल 0 से लेके 90 तक ही एंगल्स पढ़े हैं 10th में, तो ये 120 कहाँ से आया? 120 अभी हम अगर एक ग्राफ को देखें तो, और इधर से मैं चालू करता हूँ तो ये मेरा होता है 0 से लेके 90 तक, क्या यहीं पे ही हमारा ग्राफ खत्म हो गया? तो यहाँ से यहाँ पे भी चलेगा, तो ये 90 से 180 है, ये 180 से 270, और ये 270 से 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्या ये एक साइकिल ही होता है? नहीं भैया, और भी साइकिल्स चलते हैं, जितने भी चलाना चाहो उतने साइकिल्स चल सकते हैं। तो एंगल्स आर अनलिमिटेड, वैल्यूज भले ही हमारी जो होती है वो -1 से 1 के बीच में हो, कोस में, साइन में -1 से 1 के बीच में हो, लेकिन एंगल्स आर इन्फिनिट, एंगल्स कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में खैर वो ट्रिग्नोमेट्री जब चालू होगी तब अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अपन अपने जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये कुछ थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और इन्हीं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ में हमारा एक लास्ट जो टॉपिक है
लास्ट तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, पर कह सकते हैं कि एंडिंग ऑफ चैप्टर। अगर मेरे को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, अगर मेरे को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? नहीं क्लियर होगा। सपोज करो मेरे पास में यहाँ पे x प्लस आयोटा y है एक वैल्यू, जिसका स्क्वायर रूट मेरे पास में a प्लस, मतलब a प्लस आयोटा भी कोई नंबर है जिसका स्क्वायर रूट मेरे पास x प्लस आयोटा y आएगा। इसका कोई स्क्वायर रूट हम परफेक्टली नहीं निकाल सकते। एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। कैसे होगा बिना एग्जाम्पल के तो हम वैसे भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम्पल होगा तो भी हम इतने आसानी से क्लियर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास में x प्लस आयोटा y का स्क्वायर करने पे a प्लस आयोटा भी आता है। यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर y, यानी कि ये भी माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस आयोटा भी इधर का इधर रहने देते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर प्लस का है ना तो यहाँ प्लस आएगा। चलिए, अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूँ, यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है, ये जो वैल्यू है वो मेरा रियल पार्ट है और ये वाली जो वैल्यू है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकला और b इज इक्वल्स टू 2xy, ये मैंने निकल गया इसकी वैल्यूज स्क्वायर, है ना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, और इनके बारे में एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूँ। क्या चीज़? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। आई थिंक ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी और इसमें कोई दिक्कत आई भी नहीं होगी। मैंने जो क्वेश्चन दिए थे आई थिंक आपने किए भी होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में जो अपना अगला टॉपिक चालू होगा वो होगा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। कल हम जो देखेंगे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे। शुरुआत छोटे रूप में करेंगे, बड़ा बाद में करेंगे। जैसे सबसे पहले हम चलेंगे एनसीईआरटी पे, थोड़ा और अभी नहीं, अब मतलब एनसीईआरटी के बाद में तो हम थोड़े इसके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस देख लेंगे। उसके बाद में कंपटीशन के बाद में इन वीडियोस में तो नहीं, क्योंकि ये वीडियोस जैसा कि मैंने कहा है स्कूल बेसिस पे बन रही है, तो सिर्फ कंपटीशन तक चलेंगे। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड, इन दोनों पे भी मैं क्वेश्चंस ज़रूर करूँगा, जो भी आपको देखने मतलब समझ में आएंगे, क्लियर होंगे। उसके बाद में अभी जब हमारा ये जो टॉपिक हो जाएगा एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस तक, उसके बाद में जो हम चालू करेंगे वो होंगे हमारा जो अगला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 1 के साथ में। आज का होमवर्क वैसे तो मैं पहले दे चुका हूँ। क्या दिया है? पहले आपके पास में वीडियो है, आप पुराना निकाल के देख लें। उसके बाद में अभी मैं कोई और एक्स्ट्रा होमवर्क आज के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि कल से हमारे सिर्फ क्वेश्चंस ही चलने हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, जो पढ़ा है उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें। इसी के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आगे की क्लासेस के लिए। इसी के साथ आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। अगले कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे अपने नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। और सब्सक्राइब करके ज़रूर आप जाएं, बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। गुड बाय, बाय बाय।